हेलो फ्रेंड्स, सिंह जीएस एकेडमी एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अपने इस चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने एक अध्याय देख लिया हुआ है। इसके पहले अध्याय के 4 या 5 हेडिंग हम देख चुके हैं। इससे आगे के बचे हुए पोर्शन को हम कंटिन्यू करते हैं। यह वीडियो हमारा एनसीईआरटी 11th और यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा पीईटी दोनों के लिए एक समान रूप से आवश्यक है। इस चैप्टर में हमने ऊपर से 2-4 हेडिंग्स अच्छे से कवर किए हुए थे, जिसका वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए हम दोस्तों एक बार उनको रिवाइज करते हुए फिर से अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं। तो पहला हमारा इसमें हेडिंग है लो डेवलपमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, मतलब अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में हुई कम विकास की बात करेंगे। जो कम डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में, इसके बारे में पहले से बताया जा चुका है, तो हम लोग फास्ट इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि अंग्रेजी काल के दौरान इंग्लिश पीरियड में देश का विकास काफ़ी रुक गया था। हमारा विकास देश का उतना उस लेवल से नहीं हो रहा था जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, क्योंकि सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उस पर कंट्रोल इंग्लिश पर्सन मतलब अंग्रेजों का था, इंग्लिश गवर्नमेंट का था, और वे अपने देश के विकास के लिए, ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए ही सारा फोकस अपना देते थे, और भारत के डेवलपमेंट उनकी वजह से पिछड़ता चला जा रहा था। उस समय इंडिया की जो नेशनल डेवलपमेंट रेट थी वो 2% से भी कम थी, और पर एक व्यक्ति के हिसाब से एक व्यक्ति के हिसाब से उत्पादन की जो दर थी वो भी करीब आधे % से कम थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी नीचे गिरती जा रही थी, और उसके साथ ही साथ भारत की अथाह संपदा जो थी उससे ब्रिटेन को बहुत लाभ होता हुआ दिख रहा था। भारत को कोई खास लाभ उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों से नहीं मिल पा रहा था। दूसरा हमारा टॉपिक था एग्रीकल्चर सेक्टर। दोस्तों तो हम जानते हैं कि आज भी हमारे देश की ज़्यादातर जनसंख्या खेती से जुड़ी हुई है। उन दिनों जब टेक्नोलॉजी और मशीनरी का युग नहीं था तो देश की 85% जनसंख्या एग्रीकल्चर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई थी। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से भी डायरेक्ट जो खेती करते हो, या फिर उसके उत्पादों को लेकर के कुछ सामान बना के या कुछ हल्का फुल्का व्यापार करके जो लोग अपना काम चलाते हैं, उनका परसेंटेज 85% था, और बेसिकली ये लोग गाँव में रहते थे। खेती में हो रही समस्याओं के बारे में बात हो चुकी है। वो समस्या हमारी क्या थी? हमारी जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा में हमें क्या था? हमें पता है कि उसमें जमींदारों को राइट्स दिए गए थे कि वो लगान किसानों से वसूल के अंग्रेजों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन जमींदारों को अपनी सत्ता खोने का डर बना रहता था, अपनी पावर को खोने का डर बना रहता था, या फिर उन्हें सजाएं भी दी जाती थी, उनकी पदवी छीन जा सकती थी। इस डर से वे छोटे किसानों पर अत्याचार करते थे, उनसे ज़बरदस्ती लगान वसूले जाते थे। छोटे किसान इस खेती का लाभ नहीं ले पाते थे। खेती में जुड़े होने के बाद भी वो अधिकतर जमींदारों के खेतों में काम करते थे, और उन्हें उस खेती का, अपने प्रोफेशन का कोई बड़ा लाभ नहीं मिल पाता था। उन दिनों खाद जैसी या फिर उत्तम सिंचाई की व्यवस्था न होने की वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन रेट था वो भी कुछ खास नहीं था, सकारात्मक नहीं कह सकते हैं कि जिससे ग्रोथ रेट बढ़ाई जा सके। तो ये हमारी एग्रीकल्चर की बात होगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब हम आएंगे दोस्तों तो हम ये देखेंगे कि उस समय जो देश का उद्योग था वो पूर्ण रूपेण हथकरघा उद्योग पर निर्भर था। हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें, कॉटन टेक्सटाइल की हो या फिर छोटी मोटी शिल्पकारी या फिर हाथ से बना के बेची जाने वाली चीज़ें, यह सब जो बातें थी इंडस्ट्री के नाम पे भारत में यही सब चीज़ें थी, जिनका लंबे समय बीत जाने के बाद ग्रोथ होना शुरू होता है, वो भी कुछ इंडिविजुअल्स के प्रयास से। 1907 में भारत में टाटा स्टील फैक्ट्री बनती है, और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में सीमेंट की फैक्ट्रियाँ, रबर की बनाने वाली चीज़ें, रबर की कंपनियाँ, यह सब बनाने वाली फैक्ट्रियाँ बननी शुरू होती हैं। चीनी मिल उद्योग, ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होते हैं। उससे पहले के जो उद्योग थे वो सूती वस्त्र उद्योग के थे, और टाटा और आयरन स्टील फैक्ट्री बनी थी सन 1907 में। यह जो फैक्ट्री थी ये इंडिविजुअल्स की थी। जो कॉटन टेक्सटाइल की कंपनियां थीं वो बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित थीं, और बंगाल में पटसन का उद्योग बहुत अच्छे से चलता था। तो ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हो गई। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने फॉरेन ट्रेड पे। विदेशी व्यापार हमारा कैसा था इसके बारे में जानने के लिए हम देख लेते हैं कि विदेशी व्यापार में हमारी हिस्ट्री क्या रही है। फॉरेन ट्रेड के मामले में भारत की हिस्ट्री क्या रही है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें भारत के व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। सुमेरियन सभ्यता से, बगल की मेसोपोटामिया की सभ्यता से, वहाँ से हमें व्यापारिक साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी वासी कई तरह के व्यापार किया करते थे। तो ये तो काफ़ी पुरानी बात हो गई। हम 18वीं सेंचुरी तक देखें, यदि 18वीं सदी तक देखें तो भारत दुनिया के अमीर देशों में से एक था, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता था। एक्सपोर्ट में होने वाली जो चीज़ें थी वो प्रमुखता से भारत के मसाले,
भारत के द्वारा हस्तशिल्प के जो उद्योग विकसित किए गए थे वो, भारत में उगाए जाने वाला कॉटन, भारत में उगाए जाने वाली नील, ये सब चीज़ें काफ़ी बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट की जाती थी और उस समय इससे भारत को काफ़ी लाभ होता था। लाभ इस वजह से होता था कि जो लोग व्यापार करने भारत में आते थे वो इसके बदले पैसे चुका के इन चीज़ों को ले जाया करते थे, तो हमें लाभ होता था, हमारे किसानों को लाभ होता था, यहाँ के उद्योग करने वाले लोगों को लाभ होता था। लेकिन बाद में जब अंग्रेज आना शुरू हुए, व्यापारिक कंपनियां हमारे आना शुरू हुई, तब उनमें आपस में पहले टकराव हुए, क्योंकि व्यापार से मिलने वाला लाभ इतना ज़्यादा था कि हर कंपनी चाहती थी कि भारत में व्यापार करने का जो सौभाग्य है वो सिर्फ हमें मिले। इसके लिए बहुत सारी कंपनियों ने आपस में लड़ाई झगड़े शुरू किए। अंग्रेजों की नौसेना सबसे ज़्यादा मजबूत मानी गई, जिसका लाभ लेकर उन्होंने सैनिक बल बुलाए, अपने आप को मजबूत किया। फ्रांसीसियों से उनके कई सारे युद्ध हुए और उन्होंने क्या कर दिया, लगभग भारत में व्यापार से रोक ही डाला, उनके व्यापार कार्यों को सीमित कर डाला और राज्य विस्तार में, राज्यों को अपने फैलाने के मामले में फ्रांसीसी बहुत पिछड़ के रह गए। जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों को गोवा तक सीमित कर दिया गया और पूरे भारत पे व्यापारिक मोनोपोली सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की ही स्थापित हो चुकी थी। आगे देखें तो सन 1869 में सुएज नहर बनाई गई थी। सुएज नहर 1869 में खोली गई। बनने का काम उससे 10 साल पहले शुरू हुआ था। 1869 में सुएज नहर को शुरू किया गया। सुएज नहर यूरोप के भूमध्य सागर से लाल सागर होते हुए अरब सागर में खुलती है। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ते हुए अरेबियन सी में खुलती है, जिससे व्यापारिक दूरी जो है, व्यापारिक मार्ग की जो दूरी है वो काफ़ी कम हो जाती है। इससे पहले जब व्यापारिक रास्तों की खोज नहीं हुई थी तो स्थल मार्ग से भारत से व्यापार किए जाते थे, लेकिन तुर्कों द्वारा कस्तुनतुनिया नाम के एक शहर पे कब्जा कर लेने के बाद से रोडवेज जो थे, स्थल मार्ग से उनसे व्यापार रुक गया था, जिसकी वजह से यूरोपीय कंपनियों ने उस व्यापार का लाभ लेने के लिए, जिसकी उन्हें आदत लग चुकी थी, नए समुद्री मार्गों की खोज करनी शुरू की। तो स्पेन, पुर्तगाल जैसे कई देशों के नाविक लंबी लंबी समुद्री यात्राओं पर निकल पड़े कि भारत के लिए दूसरा रास्ता ढूंढा जाए। तो अल्टीमेटली 1498 में 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे और उन्होंने बताया कि इधर से एक रास्ता है जिससे हम भारत पहुंच सकते हैं। लेकिन जब सुएज नहर खुल गई तो ये रास्ता बंद हो गया, क्योंकि इस पुराने रास्ते में जो वास्को डी गामा ने खोजा था उसमें उन्हें दक्षिणी अफ्रीका के पूरे नीचे के तट से होते हुए एक लंबा चक्कर लगाते हुए भारत आना पड़ता था, जबकि नया सुएज नहर उन्हें डायरेक्ट एक्सेस देता था कि वो भारत पहुंच के अपना काम कर सकते हैं। उस समय की व्यापार को हम देखें, अंग्रेजों के आने से पूर्व का व्यापार जैसे मैंने बताया कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था, प्रॉफिट खूब होती थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आ गए तो एक्सपोर्ट रेट तो उतनी ही रही, उन्होंने चीज़ों को लेकर बाहर भेजना जारी रखा, लेकिन अब उन्होंने व्यापार को अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो उसके बदले वो इंडिया को पे नहीं करते थे, भारत के किसानों को, भारत के व्यापारियों को पैसे अदा नहीं करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे बेरोजगारी फैलती चली गई, लोगों के सामान बिकने बंद हो गए। जबरदस्ती कच्चा माल उठा के लेते जाया जाता था, तो एक्सपोर्ट तो इनडायरेक्टली हो ही रही है, सामान भारत से बाहर जा रहा है, बल्कि उसके बदले हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो हमारी स्थिति, हमारे उद्योगों की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी, लोग बेरोजगार होने लगे और भारी मात्रा पर गरीबी देश में फैल गई थी। इसके साथ ही साथ अब इस व्यापार में जो कमी महसूस हुई थी, लोगों के पास काम नहीं था, लोगों के पास जो सारा सामान बाहर जाने से जो गैप हुआ, सामानों की जो कमी आई, उस कमी को पूरा किया गया इंग्लैंड से बनाकर लाई गई सस्ते सामानों से। तो जो रही सही जमा पूंजी भी लोगों के पास थी, वो भी अंग्रेजों के सामानों को खरीदने के लिए पैसे देने में चली गई। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भारत में गरीबी काफ़ी अस्थायी होती चली गई और बेरोजगारी बहुत बढ़ती चली गई, और जो हमारा फॉरेन ट्रेड का भी हमें लाभ दिया करता था वो अंग्रेजों के एकाधिकार, मोनोपोली होने की वजह से पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। तो ये थी हमारी फॉरेन ट्रेड से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। अब अगले हेडिंग डेमोग्राफिक कंडीशन पे चलते हैं और उसके लिए हम कुछ डिटेल्स पे पहले ध्यान देते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो हमारी जनगणना कराई गई थी वो 1881 में हुई थी। 1881 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। जो कंप्लीट जनगणना थी, उससे पहले भी जनगणना हुई थी, लेकिन पहली जो कंप्लीट जनगणना हुई थी वो सबसे पहले 1881 में कराई गई थी। देश जब आजाद हो जाता है तो उसके बाद सबसे पहली बार 1951 में जनगणना हुई थी। जनगणना का एक सिस्टम होता है, हर 10 साल पे जनगणनाएं कराई जाती हैं। इससे पता चलता है कि देश के हालात क्या हैं, जनसंख्या पता चलती है और भी कुछ जरूरी फैक्टर्स में पता चल जाते हैं। उसमें हम सबसे पहली बात कर लेते हैं लिटरेसी रेट की, साक्षरता की दर क्या थी। ये हमने लिखा है कि 1881 में पहली बार जनगणना हुई थी, कंप्लीट जनगणना जो संपूर्ण देश के लिए की गई थी। दूसरी 1951 में देश आज़ाद हो जाता है, तब जनगणना की गई थी।
इसके साथ साथ जो लिटरेसी से जुड़ी हुई जरूरी बातें पता चली थी दोस्तों, उसमें ये पता चला था कि जो लिटरेसी, जो साक्षरता थी, साक्षरता जो थी वो पुरुषों के लिए 16% थी। टोटल जनगणना जो थी 16% थी, और महिलाओं की जो हालत थी उसमें उनकी जनगणना मात्र 7% थी। 7% महिलाएं ही पढ़ी लिखी थी। साक्षरता के बाद यदि दूसरी जरूरी चीजें जो विकास के मापन के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, दोस्तों यदि इसकी बात करते हैं तो उस वर्तमान में हमारे देश में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 63 है। IMR क्या होता है? यह एक ऐसी संख्या होती है जो पर 1000 में साल भर की अवस्था पूरी करने से पहले बच्चों की मृत्यु के बारे में बताने वाली एक संख्या होती है। इस साल भर की अवस्था पूरी करने से पहले यदि कोई बच्चा मर जाता है तो उसकी कितनी संख्या होती है, ये आपकी मेडिकल कंडीशन को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है कि आपके देश की मेडिकल व्यवस्था कितनी उन्नत है कि साल भर आप बच्चों को बचा लेते हैं आफ्टर बर्थ, 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले। तो वर्तमान में हमारे देश में 1000 में से 63 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं बचा पाते मेडिकल के द्वारा, लेकिन उस समय ये संख्या काफी बड़ी होते हुए 218 हुआ करती थी। देश में उन दिनों प्रति 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से 218 बच्चों की मृत्यु हो जाया करती थी, जो कि काफी बड़ा संख्या है, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा एक्सपेक्टेंसी रेट में देखा जाए, जीवन प्रत्याशा दर के बारे में देखा जाए तो वर्तमान समय में एक व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि साधारण इंसान लगभग 68 साल की अवस्था तक जीता है, जबकि उस समय तक यह अनुपात 44 ईयर्स की हुआ करता था। लैक ऑफ द मेडिकेशन सुविधा, मेडिकेशन की सुविधाओं की कमी की वजह से यह जो हमारी सिचुएशन थी कि हमारे उस दौर में जो हमारे देश के लोग थे वो 44 तक ही एक औसत आयु जी पाते थे। तो ये था हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम आते हैं अपने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब हमारे द्वारा किए जा रहे व्यवसायों के बारे में जानकारी देना है कि उस समय कौन कौन से व्यवसाय हमारे यहाँ किए जाते थे, परसेंटेज क्या था, कितने लोग इन्वॉल्व थे। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि 85% लोग टोटल एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, और ये जो रेशियो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का है। लेकिन यदि एक ब्रॉड मैनर ले लिया जाए, एक ब्रॉड रेशियो लिया जाए तो हम मान सकते हैं कि 75% लोग जुड़े हुए थे हमारे एग्रीकल्चर से। दोस्तों जब हम जीडीपी पढ़ते हैं तो जीडीपी में हमने 3 सेक्टर जाना है। जीडीपी के लिए हम 3 सेक्टर पढ़ते हैं। पहला ये हमारा हो गया प्राइमरी सेक्टर, जिससे 75% लोग जुड़े हुए थे। सेकेंडरी को मैन्युफैक्चर सेक्टर कहते हैं। अगर इसे उस समय जिसकी लोगों का जिसमें लगाव या लोगों का जो लोगों के काम करने की जो संख्या थी वो 10% के बराबर थी, और बाकी के बचे हुए पोर्शन में टर्शियरी सेक्टर में लोग काम करते थे, जिसकी संख्या 15% के अराउंड होगी। तो ये हमारे देश के उस समय की बनावट हुआ करती थी कि कितने परसेंट लोग कौन से ऑक्यूपेशन में लगे हुए थे। जैसा कि बताया गया कि इतने प्रतिशत लोगों की खेती में जुड़े होने के बावजूद भी कोई बड़ा सुधार या कोई बड़ा परिवर्तन हम खेती में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास उन दिनों कई सारी समस्याएं थी, जैसे लैक ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की सुविधा का न होना, खाद बीज न होना, आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले जो हमारे पास खेती के उपकरण हैं उनकी कमी होना, साथ ही साथ खेतों के लिए जो जमीन का बंटवारा है या जमीन से लगान की जो नियम है जमींदारों के होना, इसकी वजह से हमने पढ़ा है कि खेती से कुछ खास रेवेन्यू नहीं मिलती थी। हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ चुके हैं कि इंडस्ट्रीज की संख्या बेहद कम हुआ करती थी, जिसकी वजह से इससे भी ग्रोथ रेट प्राप्त नहीं होता था। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि देश का जो ऑक्यूपेशनल ढांचा था, ऑक्यूपेशन थे, वो काफ़ी बुरे हालात से गुजर रहे थे। सारा का सारा प्रॉफिट जो हो बना के दिया जा रहा था, वो प्रॉफिट ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेजों की तरफ चला जा रहा था। रुझान की बात हमने ये देखी कितने परसेंट लोग कहाँ जुड़े हुए थे, लेकिन यदि हम बात करें तो कुछ चेंजेस भी हमें दिखाई दिए थे। शुरुआत में तो सभी हर तरफ के लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन कुछ उन्नत शहर जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के द्वारा रूल किए जाने वाले एक बड़े क्षेत्र को बोलते हैं, जहाँ पे अंग्रेजों ने रूल करने के लिए एक बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में लिया था, और प्रेसिडेंसीज कही जाती हैं। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके अंतर्गत वर्तमान में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका जैसे स्टेट आया करते थे, और उस समय वहाँ पे लोगों का जो रुझान था वो खेती में कम होकर के इन दोनों सेक्टर्स में ज़्यादा देखा गया था कि वे लोग खेती को छोड़ करके इन दोनों सेक्टर्स में काम करना ज़्यादा शुरू कर दिए थे।
मतलब ग्रोथ रेट इसकी पॉजिटिव, इसकी ग्रोथ बढ़ रही थी कहाँ पे, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे के क्षेत्र में, मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में जो शहरी इलाके थे वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पे ध्यान दे रहे थे, ज़्यादा वहाँ पे रोजगार के अवसर तलाश रहे थे। जबकि साथ ही साथ यदि इसकी बात करें तो पंजाब के साथ हरियाणा और उसके बाद ओडिशा के क्षेत्रों में देखा गया कि सबसे ज़्यादा लोगों की ग्रोथ रेट प्राइमरी सेक्टर्स में बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। तो इस समय पता चला कि देश में ग्रोथ रेट था वो असामान्य था। कहीं कहीं क्षेत्रों पे जहाँ इंडस्ट्री थी वहाँ पे लोगों का ग्रोथ रेट सेकेंडरी और टर्शियरी की ओर था, जबकि बाकी के क्षेत्रों में अभी भी एग्रीकल्चर प्रमुख बना हुआ था। एग्रीकल्चर में प्रमुख होने की वजह से बेरोजगारी जो देखी जाती है उसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे काम करते हुए लोग दिखाई देते हैं पर वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य होती है। जैसे किसी खेत में यदि 10 लोग काम कर रहे हैं और खेत काफ़ी छोटा है, प्लॉट काफ़ी छोटा है, वहाँ पे यदि काम करने वाले लोग 4 भी हुए तो उस खेत का काम संभाल लेंगे, लेकिन 10 लोग लगे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई कार्य नहीं होता है। इन 10 लोगों में से 4 लोग तो वाकई कार्य कर रहे हैं, मतलब फुल पोटेंशियल से यदि काम करें तो 4 लोग इस प्लॉट का काम संभाल लेंगे, तो बाकी के जो 6 लोग लगे हुए हैं वो अनावश्यक है। उनका रहना या ना रहना इस खेत के उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। तो इनकी जो सिचुएशन होगी इन 6 लोगों की ना, उससे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। यही सिचुएशन उस समय हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिल रही थी। टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर में चलते हैं और उसमें हम देखते हैं कि देश के जो भौतिक संरचनाएं थी उस समय जो संरचनात्मक सुधार किए गए थे उसकी क्या स्थिति थी। तो संरचनात्मक सुधारों में यदि कोई बहुत बड़ा काम अंग्रेजों के द्वारा देश के लिए किया गया था तो सबसे जरूरी बात मानी जाती है रेलवेज। यदि अंग्रेजों की दी हुई देन की बात हम करें, सबसे बड़ा उन्होंने देश को क्या दिया, हमारे देश को, उसे हम रेलवेज मानेंगे, जिसकी शुरुआत 1850 से भारत में हो जाती है। बेसिकली रेलवेज आज हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई सामान ले जाने ले आने और अन्य बहुत सारे कार्यों में रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने 1850 में की गई थी। पहली रेल बोरीवली से थाने के बीच चलाई गई थी। तो यह शुरुआत अंग्रेजों के समय में की गई थी। इससे हम ये कहेंगे कि इन्होंने जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया वो रेल था, लेकिन इस रेल को बनाने का जो मोटिव था वो भारत के लोगों को ट्रांसपोर्ट या सुविधाएं देना ना होकर के अपने लिए लाभप्रद काम करना ज़्यादा था। इससे क्या था कि जो सामान वो रोडवेज से लेकर जाते थे और लंबा नुकसान होता था लंबी दूरी तक ले जाने में, उस लॉस से बचने के लिए इन्होंने रेलवेज बनाई कि हम तेज गति से उन स्थानों तक पहुंच जाएंगे जहां से हम चीज़ों को इंग्लैंड भेज सकें, जल्दी से जल्दी अपने काम को पूरा कर सकें। इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा किया गया कोई भी कार्य ऐसा न था जो भारत के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया हो। इनके कार्यों का मकसद ब्रिटेन को लाभ पहुंचाना होता था। इन्होंने जो रेलवेज बनाई, इनका मोटिव देश की रिसोर्सेज को ले जाके इसको ये जो सारे रेलवेज थे इनको बड़े बड़े रेलवे स्टेशन या फिर पोर्ट के किनारे बसे जगहों तक ले गया गया था, जहाँ से सामानों को लेकर के तुरंत हम शिप में भरें और वहाँ से ब्रिटेन की ओर उन जहाज़ों को चलता कर दें। इस वजह से रेलवेज बनाई गई थी। रेलवे के साथ साथ जो रोड्स इन्होंने बनाए, रोड उस समय की सिचुएशन काफ़ी खराब हुआ करती थी। ये बरसात के दिनों में ग्रामीण इलाकों में पहुँचने में इन सड़कों पे बहुत समस्याएं आती थी, जिसकी वजह से गांव एक तरह से आपूर्ति करने वाली सामानों से कट जाता था। जरूरी सामान भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाते थे। यदि वाटरवेज की बात करें तो अंग्रेजों की नौसेना बहुत मजबूत मानी गई है, तो उन्होंने व्यापारिक मामलों में नौसेना को पूरा कंट्रोल कर रखा हुआ था। इस वजह से कोई दूसरी कंट्री इनके व्यापार को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। आंतरिक मामलों की बात की जाए तो नहरों का विकास किया गया था, कुछ दूर तक छोटे छोटे सफर को पूरा करने के लिए, कम दूरी तक रास्तों को पूरा करने के लिए। लेकिन जब रेलवेज और रोडवेज का विकास हो जाता है तो इसकी भी यूज जो होती है, नहरों का इस्तेमाल, वो भी काफ़ी कम हो जाता है। अब हम आगे देखें तो उस समय अकाल और प्राकृतिक आपदाएं अक्सर हो जाया करती थी। उससे बचने के लिए देश में किसी भी प्रकार के अस्थायी इंतजाम उन लोगों द्वारा नहीं किए गए थे। और इसके साथ ही साथ जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी तो एक बड़ा वर्ग उसका शिकार हो जाया करता था। दोस्तों, ये थी कुछ जरूरी बातें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई। अब हम इस पर लास्ट पॉइंट अपने कंक्लूजन पे भी बात करें तो हम इतने टॉपिक को देख चुके हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट था वो काफ़ी लो हो चुका था। हमारे जो चैप्टर का मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम ये जानें कि अल्टीमेटली हमें पॉलिसीज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी, तब हम उस पर बात करेंगे कि पॉलिसीज क्या बनाएंगी। तो प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमारी पहली प्रॉब्लम थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम था। एग्रीकल्चर सेक्टर में तमाम दिक्कतें थी, इंडस्ट्रीज कम थी,
फॉरेन ट्रेड हमारा मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजों के कंट्रोल में था, जिससे हमारा ग्रोथ शून्य होता जा रहा था। डेमोग्राफिक कंडीशन में पढ़ाई लिखाई नहीं थी देश में, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, एजुकेशन की हालत खराब थी, पढ़ाई लिखाई जैसे मैंने बोला बिल्कुल बुरे हालत में। ऑक्यूपेशन को देखें तो ऑक्यूपेशन कंट्रोल किया गया था उन्हीं के द्वारा, जो व्यवसाय थे यहाँ के लोगों के उसे खराब कर दिए गए थे, रद्द कर दिया गया था, क्योंकि सारा का सारा सामान उठ के वहाँ चला जाता था। तो रॉ मटेरियल की कमी की वजह से व्यापारिक वर्ग अपना काम ही नहीं कर पाता था, कुछ बनने वाली चीज़ों की संभावनाएं भी समाप्त हो गई थी। तो ये सारी समस्याएं हमने वहाँ देखी। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज बनाई अंग्रेजों ने, रोडवेज बनाए, कुछ पुल्स बनाए, ताकि उनके जरिए वो एक स्थान से दूसरा स्थान तक जल्दी पहुँच सके। ब्रिज वगैरह का निर्माण कराया गया उनके द्वारा। साथ ही साथ अब हम इसके कंक्लूजन में आए तो ये देखेंगे कि अंग्रेजों के समय में भारत की जो जीडीपी थी, भारत की जो ग्रोथ रेट थी, वो ओवरऑल लगातार नीचे की तरफ, मतलब कि उसका डाउन, लगातार उसमें हम गिरावट ही देखते हुए आ रहे हैं। इसके बाद से हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा जो चलाई जाने वाली नीतियाँ थीं वो देश के लिए काफ़ी बुरी और देश का शोषण करने वाली थी। इसके बाद जब देश आज़ाद होता है तो कौन कौन सी नीतियाँ बनाएगी ताकि हम इन सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकें और अच्छे जल्दी से जल्दी अपने नागरिकों के साथ ग्रोथ कर सकें, उन सारे नियमों के बारे में, उन सारी पॉलिसीज़ के बारे में हम अगले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।